आप देख रहे हैं एस्ट्रो सूत्रा। नमस्कार। नमस्कार। स्वागत करते हैं आपका अपने कार्यक्रम एस्ट्रो सूत्रा में। दोस्तों, अभी तक हमने आचार्य केपी पांडे जी से संस्कारों के बारे में बहुत ही विस्तृत ढंग से बात की और हमें बहुत सारी ऐसी जानकारी मिली जो आपको भी पता नहीं होगी। आज जब मैं स्टूडियो आ रही थी तो यही सोच रही थी कि आखिर आज किस विषय पे हमें चर्चा करना चाहिए कि तभी मुझे ध्यान आया, विवाह तक तो हमने बातें कर ली, अब बारी आती है विवाह में आने वाली अड़चनों की। तो जब हम अड़चनों की बात करते हैं तो जहाँ तक हमने बचपन से सुना है, जब भी हमारे घर कोई शादी होती है, विवाह का आयोजन होता है, कुंडली मिलान होता है, तो उसमें सबसे बड़ी जो चीज सामने आती है वो होता है मंगल दोष। तो आज हम श्री केपी पांडे जी से बात करेंगे मंगल दोष के बारे में। तो पंडित जी, इसी क्रम में हमारे कुछ दर्शक हैं जिनके हमारे पास प्रश्न आए हुए हैं। तो हमारे एक दर्शक पूछना चाहते हैं कि विवाह से पहले क्या कुंडली मिलाना जरूरी है? जी देखिए, कुंडली मिलाना कितना जरूरी है या नहीं है जी। यह आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन सत्य बताऊं, कुंडली मिलान की जो परिपाटी है उसका हिसाब किताब क्या है, मतलब क्या है, अर्थ क्या है और उसका जीवन में उपयोगिता क्या है। सत्य ये है कि कन्या और वर यानी किसी का पुत्र है, किसी की पुत्री है, दोनों का अलग अलग जीवन है, दोनों को एक साथ पति पत्नी के रूप में उनका जीवन स्वीकृत करवाना है, तो वहां पर कुंडली मिलान करते थे जी। और ये तब अत्यधिक महत्वपूर्ण बात होती थी जब विवाह 12, 14, 15 साल की उम्र में हो जाया करते थे। क्यों? 15 साल का बच्चा बच्ची है, आगे कहां तक पढ़ेगा कोई सीमा रेखा तय नहीं है, कोई भविष्य नहीं पता। बिल्कुल सही। और क्या करियर होगा, कैसा स्वभाव होगा, तो ये सब चीजें जो हैं क्लियर नहीं होती थी, आइडेंटिफाई नहीं होती। तो यह एक बहुत बड़ा माध्यम था कि ग्रहों की स्थिति को कुंडली में देख करके माता पिता पूर्वानुमान लगाते थे कि पंडित जी के द्वारा कि महाराज, इस कन्या को अगर हम ऐसे नक्षत्र और ग्रह विन्यास वाले वर के हाथ में दें तो दोनों का भावी जीवन कैसा होगा, दोनों मिलके कैसे चलेंगे। तो उस समय कुंडली मिलान की उपयोगिता बहुत थी। आज के युग में 30 बरस में तो लोग ब्याह कर रहे हैं जी। 25 में मुझे लगता है शायद ही कोई होगा, 30 भी ऊपर चले जा रहे हैं, 30 से भी ऊपर। तो 30 बरस में तो लोग ब्याह कर रहे हैं। अब आप बताइए कि जिसका विवाह 30 बरस में हो रहा है, क्या उसकी शिक्षा बाकी होगी? जो पढ़ाई करना होगा वह बालक या बालिका 30 बरस की उम्र तक तो कर ही चुका होगा जी। तो आज चूंकि 25, 30, 31 में, 32 में लोग ब्याह कर रहे हैं, तो एजुकेशन पूरी है। जिस प्रोफेशन में जाना है, किसी को अपना व्यवसाय करना है, किसी को नौकरी करनी है, लोग वहां पहुंच चुके होते हैं। स्वभाव इंसान का होगा कि शैतान का होगा, ये भी सामने आ चुका होता है जी। सारी चीजें क्लियर होती हैं। फिर भी भारत देश हमारा श्रद्धा का देश है, हर प्रकार के धर्म पाए जाते हैं, सबकी अलग अलग श्रद्धा होती है और यही इस देश की महानता है। तो आज भी इस परा विज्ञान को, डिवाइन साइंस को भी लोग मानते हैं कि चलो जो सम्मुख है वो तो है ही, कुछ चीजें ऐसा तो नहीं है कि समथिंग इसके बिहाइंड भी है, पीछे भी है जी। तो वो थोड़ा पंडित जी से भी पूछ के अपने आप को और आश्वस्त कर लें। तो इस क्रम में आज भी कुंडली मिलान लोग करते हैं। बाकी मैंने पहले ही कहा, कुंडली मिलाना जरूरी है भाई, ऐसा आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है, यह स्वैच्छिक है, श्रद्धा है कि आप मिलान करें या न करें। हाँ, लेकिन अगर मिलान करें तो फिर उसको माने जरूर। मैं अपने यजमानों को भी कहता हूँ, कुछ लोग आते हैं, कभी कभार ऐसी हम पंडितों की ज्योतिषाचार्यों के साथ ऐसी दुविधा हो जाती है कि अपनी बात हमारे मुख से कहवाने की चेष्टा करते हैं। भाई ये गलत है। अगर आपने तय कर लिया कि विवाह यहीं करना है तो कुंडली को बंद रखिए, उसको बिल्कुल मत मिलाइए। क्यों? आपने कुंडली खोला और कुछ दिक्कत दिख गई तो मान जाएंगे क्या? आपने तय कर रखा है कि विवाह यही करना है तो कुंडली बंद रहने दीजिए।
और मैं विश्वास दिलाता हूँ कोई नुकसान भी नहीं होगा। जो लोग अपने दम के भरोसे नदी में कूद जाते हैं वो तैर ही जाते हैं, क्योंकि उनका विल पावर बहुत ज्यादा होता है। और अगर आप कुंडली मिलवा रहे हैं तो फिर जो उसमें दिख रहा है उसको मानिए और उसके अनुसार निर्णय लीजिए। कुंडली मिलाने से आखिर किस तरह का मार्गदर्शन मिलता है और उससे क्या लाभ होते हैं? जी देखिए, कुंडली मिलान कहाँ चल रहा है? भारतवर्ष में। जी। हम भारतवर्ष में रहते हैं। मैंने पहले भी कहा, नाना प्रकार के धर्म है और सबका जीवन जीने की एक पद्धति है और आदमी उसको मानता है। तो ये कुंडली मिलान, नक्षत्र मिलान, गुण मिलान ये भारत में ही है। हालांकि मैं अभी तक विदेश तो नहीं गया, लेकिन जो उसके बारे में मुझे जानकारी है, वहाँ विवाह होता है, 1 साल 2 साल में तलाक हो जाता है, फिर दूसरा विवाह हो जाता है, फिर इसके बाद पता चला एक आदमी जीवन में 4 बार तलाक करके 4 विवाह भी कर लेता है। सही बात है ना जी। अब हम भारतवर्ष की बात करें तो वहाँ पर वो क्या है, कैसा है, मैंने जो सुना जाना है, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। सुनते हैं कि विदेश में अंग्रेज लोगों के देश में ऐसा होता है, लेकिन भारतवर्ष की क्या परंपरा रही है कि यहाँ पर अक्सर विवाह जीवन में एक ही बार होता है जी। सही। भगवान किसी के साथ कोई बुरा न करे, तो इस देश में लोग कोशिश करते हैं अपने जीवन को निभाने की, हिंदू धर्म में स्पेशली ना। जी बिल्कुल। तो क्या है मार्गदर्शन वाली बात, देखिए जब आप कुंडली मिलान कर रहे हैं, हर कन्या का पिता पुत्री का विवाह करते समय ये ध्यान रखता है, उसकी जिज्ञासा होती है कि हम जिसके हाथ में अपनी बेटी का कन्यादान करने के लिए जा रहे हैं उसके साथ इनका वैवाहिक जीवन लंबा चले। हम लोग आशीर्वाद भी क्या देते हैं, तुम्हारी जोड़ी बनी रहे जी। इसका अर्थ क्या हुआ? भारतवर्ष की ये परंपरा है, खासकर सनातन धर्म में, कि एक बार विवाह कर दिया तो इस आकांक्षा, उम्मीद, शुभकामना के साथ की जाती है कि इनकी जोड़ी बनी रहे और लंबे तक ये बने रहें एक दूसरे के साथ। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आज आप, मैंने कहा कि 30 वर्ष की उम्र में भी विवाह करेंगे तो भाई कम से कम इतना तो देखेंगे ना कि इनका जीवन कम से कम 60 साल की उम्र तक तो बना रहे साथ। जी। ठीक है, तो कुंडली मिलान हम इसकी और चर्चा करेंगे मिलान वाले में, लेकिन थोड़ा सा इस पे मैं आपको समझा दूं कि कुंडली मिलान से क्या मार्गदर्शन मिलता है। सबसे पहला यही मैं बता रहा हूं कि ये सोच करके विवाह होता है कि कम से कम 60 साल की उम्र तक तो ये साथ रहें, मतलब कम से कम मैरिटल लाइफ इनकी 30 साल 35 साल की तो रहे। तो इसमें सबसे पहले एक गुण मिला करके विवाह कर देना उचित बात नहीं है। इसके बहुत सारे पैरामीटर हम अगले वीडियो में करेंगे। मार्गदर्शन ये मिलता है, ज्योतिषाचार, हम ज्योतिषियों का काम है कि हम सबसे पहले ये देखें कि जिस वर कन्या की पत्री मिलाने के लिए आई है उनकी आयु का हिसाब किताब क्या है। एक अल्पायु है, एक दीर्घायु है। एक की आयु है 76 साल 78 साल। हालांकि ब्रह्मा जी जानते हैं कितना जिएगा, लेकिन जो हमारे सूत्र बताते हैं, गणना हमने कर ली कि जी ये तो 80 साल जिएगा और लड़की की उम्र 40 साल ही दिख रही है, इनका विवाह उचित नहीं। तो पहले उनकी आयु का अवलोकन करें कि कोई दीर्घायु अल्पायु तो नहीं है। अगर दीर्घायु वर है तो उसका विवाह दीर्घायु कन्या से करें। दोनों में से किसी की कुंडली में विवाह विच्छेद का योग तो नहीं है। एक कुल है कि तुम्हारा विवाहिक जीवन ठीक रहेगा और एक ग्रह कहते हैं तुम्हारा विवाहिक जीवन खराब रहेगा। ऐसे वर कन्या का विवाह आपस में ना करें। एक को है कि तुम्हें तो संतान सुख प्राप्त होगा और एक की कुंडली में है कि आप संतानहीनता का योग है, तो भी इनका विवाह न करो। जिंदगी भर दवा करते रहेंगे, होगा कुछ नहीं। ठीक है। हाँ जी। वर की कुंडली में अगर है विधुर योग कि आप तो विधुर हो जाएंगे, आपकी पत्नी मर जाएगी, और लड़की की कुंडली में है कि आप सुहागन रहेंगे, तो ऐसी कन्या का विवाह भी ऐसे वर के साथ न करें। और साथ में जो आपने पहले प्रश्न किया था, मंगल दोष, एक की कुंडली में मंगल दोष हो, एक में ना हो, तो भी विवाह ना करें। तो कुंडली मिलाने पर फायदा क्या होगा आप खुद अनुमान लगाइए, लेकिन मार्गदर्शन यही मिलता है जो मैंने अभी आपको बताया। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से पंडित जी की बातें सुनकर आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि कुंडली में सिर्फ एक ही चीज नहीं देखी जाती। कुंडली,
हमारी शादी का एक बहुत बड़ा आधार है। आप उसके बारे में ज़रूर जानकारी रखें और पूर्ण रूप से उसको हर तरह से चेक करें। तो अब हम पंडित जी से पूछना चाहते हैं कि पंडित जी, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि शादी में जो सबसे बड़ा दोष है मंगल दोष, आखिर मंगल दोष होता क्या है? क्योंकि मंगल दोष का नाम सुनते ही घर में, रिश्तेदारी में लोग थोड़े से डर जाते हैं। कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते हैं। ऑन कैमरा एक बात बोलना चाहूंगा, आप प्रश्न बहुत चतुराई से करती हैं, बहुत चतुराई से। ऐसा क्यों बोला आपने? इसलिए आपको पता है कि मैं कोई स्क्रिप्ट लिख के पढ़ के आता नहीं हूँ, हमारे प्रोग्राम में ऐसा नहीं है जी। और आप ऐसा एक चतुराई से प्रश्न कर देती हैं कि प्रश्न तो अपने आप में वो बहुत बड़ा होता है। और आज भी आप खुद सोचिए, दर्शकों आप बताइए, इन्होंने क्या पूछा? मंगल दोष। अब मैं क्या बताऊंगा, ये कितना बड़ा अद्भुत और विरोधाभासी प्रश्न है। मंगल भी है और दोष भी है। लेकिन हो सकता है कि मैं चतुराई से पूछ रही हूँ, मुझे आशा है कि उसी चतुराई के साथ आप इसका उत्तर भी देंगे। क्यों दोस्तों? मंगल दोष, जहां मंगल है वहां दोष कैसे, और जहां दोष है वहां मंगल कैसे रहेगा? लेकिन ये अपने आप में एक अद्भुत विरोधाभासी प्रश्न है कि मंगल भी है और दोष भी है। दोष भी है। ज्योतिष में मंगल दोष की चर्चा की गई है, खासकर वैवाहिक जीवन के संबंध में मंगल दोष की चर्चा ऋषि मुनियों ने हमारे ज्योतिष ग्रंथों में की है। जैसा मैंने कहा, मंगल भी दोष भी अपने आप में विरोधाभास है। इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, जन्म कुंडली में सभी जानते हैं 12 भाव हैं, 12 राशियां हैं, 27 नक्षत्र हैं। पूरा संसार का कोई भी जीव हो वह इसी में ही जन्म लिया है। किसी की 13वीं राशि नहीं है, किसी का 29वां 30वां नक्षत्र नहीं है जी, किसी का 13वां लगन नहीं है। तो 12 राशि, 27 नक्षत्र, कुंडली के 12 भाव, इसी में सबका जन्म है और पूरा 120 वर्ष की जीवन की घटनाएं इसी में समाहित है। बिल्कुल सही। और आज हम बात कर रहे हैं मंगल दोष की। तो मंगल और दोष क्यों माना गया? कुंडली के 12 भाव में एक सबसे प्रमुख है प्रथम भाव, जिसको लग्न कहते हैं। यह ओवरऑल शरीर को प्रेजेंट करता है। चौथा घर है फोर्थ हाउस, चतुर्थ घर, जिसे सुख स्थान कहते हैं। यहां मैं किल विवाह की बात कर रहा हूं, सुख स्थान। तो सुख तो जरूरी है, चाहे वो नौकरी में हो तो सुख हो, व्यापार में हो तो सुख हो, विवाह में हो तो भी सुख हो, संन्यास में हो तो भी सुख हो। सुख चौथा घर। 7वां घर किसका है? दाम्पत्य जीवन का, जामित्र या कलत्र हाउस भी कहते हैं इसको। 7वां हो गया विवाह। 8वां घर, ऐसे तो वो हाउस ऑफ डेथ है, लेकिन उसको सम्मान से आयु का घर भी कहते हैं। और वैवाहिक जीवन में वह मांगल्य स्थान कहलाता है, विशेषकर कन्या की कुंडली के लिए। एक कन्या अपने जीवन में कितना दिन सुहागन रहेगी, 8वें भाव से डिसाइड होगा। और 12वां घर, उसको कहते हैं शयन सुख, बेड प्लीजर। विवाह का सबसे मूलभूत आवश्यकता जो है शयन सुख। तो इसमें मंगल और दोष क्यों कहा गया? कुंडली के लग्न भाव यानी प्रथम भाव लग्न में, चतुर्थ भाव सुख भाव में, सप्तम दाम्पत्य भाव में, अष्टम मांगल्य भाव में और द्वादश शयन सुख भाव में मंगल ही नहीं, कोई भी पाप ग्रह अगर बैठ जाए तो यह वैवाहिक जीवन की नौका को डमाडोल करता रहता है जी। इन भावों में शनि भी बैठ जाए, राहु केतु बैठ जाए, सूर्य भी बैठ जाए, तो ये जितने भी पाप ग्रह हैं कोई भी बैठ जाए, वो वैवाहिक जीवन के लिए कभी अच्छा नहीं हो सकता। वो वैवाहिक जीवन में तकलीफ ही लाएगा। लेकिन दुनिया का एक नियम है कि यदि किसी के 5 शत्रु हों तो सबसे तगड़ी सावधानी की व्यवस्था उसके लिए करेगा जो सबसे शक्तिशाली हो, कि इससे बचे रहो। तो ज्योतिष में मंगल और दोष इसीलिए बना कि पाप ग्रहों में मंगल सबसे मजबूत ग्रह है,
सबसे पावरफुल प्लेनेट है और गणित होती है मतलब ज्योतिषियों की, उसमें ग्रह युद्ध की भी स्थिति होती है। वो यहाँ पर चैप्टर नहीं है, लेकिन एक सिर्फ बता दूं, मंगल एक ऐसा ग्रह है कि अगर ग्रह युद्ध में लिप्त हो जाए तो किसी भी ग्रह से हारता नहीं है, जो इससे टकराएगा वही हारेगा। तो पाप ग्रहों में मंगल पाप फल देने में सबसे ज्यादा समर्थ है। इसलिए ऋषि मुनियों ने इससे होने वाले दुष्प्रभाव पर विशेष ध्यान दिया कि अगर मंगल किसी वर या कन्या की कुंडली में, लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में और द्वादश में, इनमें से किसी में भी अगर बैठ गया तो वह विवाह के लिए अच्छा फल नहीं देगा, क्योंकि मंगल पाप ग्रह है। इसकी 3 दृष्टि होती है। यह जिस भाव में बैठता है वहां से 3 भावों को देखता है। चौथी दृष्टि से चौथे भाव को, 7वीं दृष्टि से सामने वाले घर को और 8वीं दृष्टि से 8वें घर को यह देखता है। चतुर्थ, सप्तम, अष्टम 3 दृष्टियां मंगल की होती हैं। तो लगन में बैठेगा तो सप्तम को देखेगा, चतुर्थ में बैठेगा सप्तम को देखेगा, द्वादश में बैठेगा सप्तम को देखेगा। और पाप ग्रह होने के कारण इसका कहीं भी बैठना भी उचित नहीं है। तो पाप ग्रह है मंगल, बाकी पाप ग्रहों की तुलना में सबसे ज्यादा अशुभ फल देने में समर्थ है मंगल। इसलिए ऋषि मुनियों ने वैवाहिक जीवन में इसकी स्थिति को विशेष रूप से देखा। और हमारे शास्त्रों में इसके संस्कृत के बहुत सारे श्लोक भी हैं जो अलग अलग ऋषि मुनियों ने बताए हैं, और मैं एकाक की चर्चा कर देता हूं। बाकी भावार्थ तो मैंने बता ही दिया कि किसी वर कन्या की कुंडली में उत्तर भारत में, एक चीज बता दूं, दक्षिण भारत में थोड़ा सा भिन्न है। नॉर्थ इंडिया में किसी वर कन्या की कुंडली में लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश भाव में मंगल हो तो कहते हैं मांगलिक दोष बन रहा है। लेकिन साउथ में द्वितीय भाव को भी लिया जाता है, यानी लग्न, द्वितीय, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश, वहां एक भाव और बढ़ जाता है। क्यों? दूसरे घन को धन, कुटुंब, वाणी, कुटुंब शामिल है, इसलिए साउथ के लोग दूसरे भाव में बैठे हुए मंगल को भी मांगलिक दोष कह देते हैं। अच्छा, ये अंतर है। तो ये हमने पूरी परिभाषा का भावार्थ और सिद्धांत आपको बताया, और बहुत सारे इसमें श्लोक हैं। जैसे बृहद ज्योतिष सार ग्रंथ का है कि लग्ने व्यय चतुर्थे च सप्तमे वा अष्टमे कुजः भर्तारम नाशयेद भार्या भर्ता भार्या विनाशयेद। तो ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं, और सबका सार यही है कि जिन जिन भावों को मैंने इस बताया है, अगर इसमें मंगल बैठा है तो उस वर या कन्या को, जातक या जातिका को मांगलिक दोष कहा जाएगा कि भाई आपकी कन्या की कुंडली में मंगल लगन में है, चतुर्थ में, सप्तम, अष्टम, द्वादश में से किसी भी वहां बैठा है, तो हम लोग कहते हैं कि इसमें मांगलिक दोष बन रहा है। और ज्योतिष का एक नियम है, कहते हैं ना कि 2 बराबर की ऊर्जा अगर हो तो एक दूसरे पर हावी नहीं होती, एक का असर दूसरे पर नहीं होता। अभी मैंने सिर्फ लग्न की बात करी, इसमें एक नियम ये भी है कि लग्न क्या है? शरीर। लग्न से लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश भाव की चर्चा करी मैंने। ऋषियों का यह भी मत है कि चंद्रमा मन का कारक है और चंद्र कुंडली को भी बहुत महत्व दिया जाता है। तो चंद्र लग्न से भी या चंद्र कुंडली से भी लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश भाव में मंगल की स्थिति को देखना चाहिए। अगर मंगल है तो इसको कहा जाएगा कि ये जातक जातिका चंद्र लगन से भी मांगलिक है जी। और नंबर 3, शुक्र ग्रह। शुक्र को विवाह का कारक ग्रह माना जाता है। तीसरे नंबर पर महर्षियों ने शुक्र कुंडली, यानी किसी जातक जातिका कुंडली में शुक्र जहां बैठा है उसको लगन मान करके देखें, उससे भी 1, 4, 7, 8, 12 भाव में मंगल हो तो उसको शुक्र लगन से भी मांगलिक मानते हैं। अर्थात एक समाज में भ्रांति है, ये पूरा मांगलिक है, ये अंश मांगलिक है, ये चौथाई मांगलिक है। ये बहुत जगह सुनने को भी मिलता है जी। ये पूर्ण मांगलिक है, कोई कहते हैं जी पूर्ण नहीं, आधी है, आंशिक है, कोई कहते हैं जी बहुत नाम मात्र की है। उसका यही
कारण है, यही भेद वहां पे मिलता है। कोई जातक जातिका लग्न से, चंद्र से, शुक्र से अगर तीनों कुंडलियों से मांगलिक है तो निस्संदेह पूर्ण मांगलिक है। विशेष ध्यान दीजिएगा, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। चाहे आप गूगल कर लीजिए, चाहे आप 100-200 रुपए वाली किताब उठा के पढ़ लीजिए, ज्योतिष ग्रंथ पढ़ेंगे वहीं मिलेगा, और कहीं नहीं आसानी से मिल सकता। कभी कभी लोग लग्न से तो मांगलिक नहीं है, चंद्र से मांगलिक होने पर भी मांगलिक कह देते हैं। मैं क्लियर कर दूं, साफ कर दूं, स्पष्ट कर दूं, मांगलिक दोष तभी वैलिड है जब जातक जातिका लग्न से मांगलिक हो। लग्न से मांगलिक नहीं है, चंद्र और शुक्र से मांगलिक है, उसको मांगलिक मैं नहीं मानता और नहीं माना जाता। तो एक डाउट तो यहां क्लियर कर लीजिए, लग्न चंद्र शुक्र तीनों से मांगलिक है तो पूरा ही मांगलिक है, उसमें कोई संशय नहीं। लग्न और चंद्र से मांगलिक है तो आंशिक मांगलिक है भाई, 50 से ऊपर पहुंच गया इसको, क्योंकि 3 में से 2 दोषी बता रहे हैं। उसी तरह लग्न और शुक्र से भी मांगलिक हो तो भी कहा जाएगा अंश मांगलिक है। लग्न से मांगलिक तो नहीं है, चंद्र और शुक्र से मांगलिक है तो उस पर क्रॉस लगा दीजिए कि ये मांगलिक नहीं है, लिख दीजिए मोटे मोटे अक्षरों में। लग्न से मांगलिक होना अनिवार्य है तभी मंगल दोष है, वरना नहीं है। तो मंगल दोष इसलिए कहा जाता है, अंतिम बात बता दे रहा हूं कि मंगल क्रूर पाप ग्रह है, शक्तिशाली पाप ग्रह है, सभी पाप ग्रहों में सबसे अधिक पाप फल देने में समर्थ है। इसलिए वैवाहिक जीवन में इसकी स्थिति अच्छी होनी चाहिए, ये ऐसे भाव में न पड़ा हो जहां से वैवाहिक जीवन पे अपनी बुरी दृष्टि, अपना बुरा प्रभाव डाले। ये है मंगल दोष। और अंत में फिर एक बार कह दूं, लग्न से मांगलिक है तभी मांगलिक है। आज से पहले मुझे ये पता था कि मंगल बहुत ही प्रभावी और प्रबल होता है और उसका इलाज या उसका निवारण भी आसान होता है, लेकिन आचार्य जी ने जिस तरीके से मंगल दोष के बारे में बताया, ऐसा लगता है कि आज तक हमें शायद इतनी जानकारी नहीं थी और कुछ बिंदु इन्होंने उसमें बहुत जरूरी बताए। तो अब हम चाहेंगे आचार्य जी, आपने इतना अच्छे ढंग से विकराल रूप से आपने बताया कि मंगल किस तरीके से काम करता है अगर किसी के कुंडली में मंगल दोष हो तो अब स्वाभाविक सी बात है, दर्शक और मैं दोनों ही ये जानना चाहेंगे कि आखिर मंगल का निवारण क्या है। हम कैसे मंगल के जो दोष हैं हमारे जीवन में, हमारे साथियों के जीवन में, परिवार में, उस मंगल दोष को कैसे कम कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं। इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि अब मंगल दोष के निवारण हेतु हमें कुछ उपाय बताइए। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं भगवान को धन्यवाद करूंगा जी। परमात्मा की व्यवस्था बहुत ही अद्भुत है। एक कहावत है, मुझे जानकारी नहीं है क्योंकि मैं उस विभाग का तो हूं नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि शेर बहुत आलसी होता है। जी। शेर बहुत आलसी होता है, वो तभी किसी जानवर को शिकार के रूप में मारता है जब उसको बहुत भूख लगी हो, पेट भर गया तो वो 1 दिन 2 दिन सोया रहता है। जो भी सत्य हो, सुना है ऐसा कि अगर इतना वो खाता है, अगर आलसी ना हो तो जंगल ही मार के खत्म कर दे जानवरों से। तो ये भगवान की व्यवस्था बड़ी अद्भुत है कि हमने मंगल दोष के जितने भी आपको कारण बताए, परिभाषाएं दी, सूत्र बताए, आप ये सोच चुके होंगे, मुझे लगता है कि फिर कोई प्रश्न चतुराई करेंगे। तो आधे लोगों का तो विवाह होने से रहा। जितने कारण मैंने मंगल के बता दिए, भाई 12 ही घर है कुंडली के और 9 ग्रह हैं, कहीं न कहीं तो बैठेंगे। मंगल 100 में से कम 70 में 3 जगहों को पकड़ ही लेगा जी। पता चला 100 में 100 लोगों का विवाह तो होने से रहा। लेकिन मैंने क्या कहा, परमात्मा की व्यवस्था बहुत ही अद्भुत है। ऋषियों ने इसको खोजा, समझा, हर पहलू से इसकी जांच करी और अपने अनुभव जो हैं हमारे ज्योतिष ग्रंथों के रूप में हमें प्रदान करके प्रसाद स्वरूप गए हैं। मंगल दोष अपने आप जैसे कुंडली में बनता है, अधिकांश कुंडलियों में वह स्वतः भंग भी हो जाता है, समाप्त भी हो जाता है। बात है उसको
बहुत ही सूक्ष्मता से पढ़ने की, पकड़ने की और समझने की। सही बात है। अगर हम किसी चीज को काफी डिटेल में जानेंगे, हर एक पक्ष का ज्ञान रखेंगे, तो हमें ही फायदा होगा। आप विचार करिए, अगर मंगल दोष भंग न हो तो जो मैंने बात बताई, कितने लोगों का विवाह हो सकता है, इसमें रिश्ते ही नहीं मिलेंगे। तो ऋषियों ने इसके बहुत सारे ऐसे परिहार, ऐसे सूत्र बताए हैं कि वो अपने आप कुंडली में लगते हैं। पता चला मंगल बैठा, मांगलिक दोष भी बनाया, लेकिन साथ में ए वाला सूत्र भी उसके ऊपर लागू हो गया, इसलिए मंगल दोष भंग हो गया। परिभाषा का अगर शाब्दिक अर्थ पकड़े, क्या कहेंगे? फला कन्या की कुंडली में मंगल दोष भंग है, मतलब मंगल दोष भंग है। मंगल दोष हुआ तभी तो भंग हुआ। बिल्कुल। जो चीज होता ही नहीं तो उसकी कैंसिलेशन का कोई औचित्य नहीं। तो मंगल दोष स्वतः भंग होता है। उसके बहुत सारे सूत्र ऋषियों ने, हमारे पूज्य महर्षियों ने हमें दिया है। मूल सिद्धांत क्या है? मंगल कमजोर हो, अस्त हो, नीच राशि में हो, तो वही मैंने कहा ना कि सबसे तगड़े शत्रु की लोग पहले सुरक्षा व्यवस्था करते हैं। शत्रु कमजोर जाए तो हमारा भय अपने आप छूट जाएगा, कह रहे वो तो लंगड़ा हो गया, आप क्या आक्रमण करेगा जी। उसी तरह से मंगल नीच का हो, अस्त हो, कमजोर हो, तो जो अशुभता उसको देनी होती थी उसकी शक्ति कम हो जाती जी। इसके साथ साथ कुंडली में वो बैठा है तो और ग्रहों से भी तो उसके संबंध बनेंगे जी। और वो खुद कहीं न कहीं किसी भाव का भावाधिपति बनेगा। तो इस सब की जांच करके महर्षियों ने ज्योतिष ग्रंथ में बताया है कि इन सूत्रों के अनुसार ध्यान से अगर देखें तो मंगल दोष पहले तो बनता है, फिर अपने आप समाप्त भी हो जाता है। हमारे ज्योतिष ग्रंथों में कुछ ऐसे सूत्र बताए गए हैं, उसको कुंडली में ध्यान से देखना चाहिए। अगर ध्यान से इसको देखेंगे तो आपको ये मिलेगा कि किसी जातक जातिका की कुंडली में मंगल उन स्थानों पर बैठ करके मंगल दोष बना रहा है जिसकी चर्चा मैं कर चुका हूं, तो ये सिद्धांत भी अधिकाधिक कुंडलियों में लग जाते हैं जो उस दोष को भंग कर देते हैं। जैसे एक सूत्र है कि यदि किसी जातक जातिका की लग्न कुंडली में, मैंने कहा ना कि मैं अगर लग्न से मांगलिक है तभी मांगलिक है, नहीं तो नहीं है। पहली सर, अगर लग्न में मेष राशि का मंगल हो, क्या मतलब हुआ? किसी की मेष लगन हो और मंगल उसी में बैठा हो, इसको कभी मांगलिक नहीं मानना चाहिए। सूत्र बता दूं, किसी जातक जातिका की कुंडली में अगर लगन मेष लगन है और उसमें मंगल बैठा हुआ है, मतलब लगने से ही लगन में है, और इसको कभी भी मांगलिक न माने। मेष लगन का मंगल, मेष राशि का मंगल अगर लगन में हो तो मंगल दोष भंग माना जाता है। मैंने साउथ इंडिया, दक्षिण भारत की पद्धति की बात करी थी कि द्वितीय भाव में भी मंगल मानते हैं। उसके लिए ज्योतिष शास्त्र में सूत्र है कि यदि द्वितीय भाव में मिथुन या कन्या राशि का मंगल हो तो मंगल दोष भंग होता है। सुख स्थान की बात करें, किसी भी जातक जातिका की कुंडली में चौथे भाव में, चतुर्थ भाव में, सुख स्थान में वृश्चिक राशि का मंगल हो, कुंडली का चौथा भाव है, 8वीं राशि है, मंगल महाराज बैठे हैं, कभी मांगलिक मत मानिए, मंगल दोष भंग है। उसी प्रकार 7वें भाव में वृषभ राशि का मंगल हो, 7वें भाव में वृषभ राशि हो और वहां मंगल बैठा हो तो मांगलिक नहीं मानना चाहिए। यहां पर एक बार विचार करिए, एक इसके पीछे साइंस है जो मैंने पहला बिंदु बताया था, 8 6 14। अगर वृषभ का मंगल 7वें में होगा तो लगन क्या होगी? वृश्चिक, लगने 7वें है। और 8वें भाव में कर्क राशि का मंगल हो, मंगल दोष भंग होता है।
12वां भाव जो शयन सुख का भाव है, उसमें यदि धनु राशि का मंगल हो तो मंगल दोष भंग होता है। ये 5-6 सूत्र मैंने आपको बताए। इसके साथ साथ और बहुत सारे सूत्र हैं। मैं अधिकाधिक की चर्चा यहां पे आप लोगों की जानकारी के लिए पूरा अपना बेस्ट देना चाहूंगा कि आप ये देखिए, मंगल उन भावों में बैठ करके मंगल दोष बना रहा है जहां उसको बैठ करके बनाना चाहिए, तो साथ में ये भी देखिए वहां राशि क्या है। अगर मंगल 1, 4, 7, 8, 12 किसी भाव में बैठ के मंगल दोष बना तो रहा है, लेकिन वह अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है। अगर मंगल उच्च राशि का है तो मंगल दोष कैंसल होता है। योग कारक मंगल बैठा हो, यानी वह केंद्र का भी स्वामी हो, त्रिकोण का भी स्वामी हो। इसके अलावा मंगल मांगलिक दोष बना रहा है। अभी मैंने कहा राशि उसकी देख लो। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि ये देखिए, मंगल महाराज अकेले हैं या कोई साथी भी उनके साथ बैठा हुआ है। अगर मंगल के साथ राहु हो या शनि हो, दोनों में से कोई एक, हालांकि इसका अपना एक अलग साइड इफेक्ट होता है। ये स्थिति भी विवाह के लिए बहुत शुभ नहीं मानेंगे, लेकिन हम परिभाषा चर्चा कर रहे हैं मंगल दोष की। ये गहराई का विषय है। मंगल कुंडली में बैठ करके मंगल दोष बना रहे हैं, लेकिन वो अकेले नहीं है, उनके साथ राहु महाराज विराजमान हो गए, तो मंगल दोष को भंग मान लेना चाहिए। मैं फिर कहूंगा, मंगल के साथ राहु के बजाय अगर केवल अकेले शनि बैठ जाए, यानी शनि मंगल की युति हो गई, तो आप मंगल दोष को भंग मानिए, कन्फर्म है। ये अलग बात है कि इन दोनों की युति अपने आप में कुछ अलग फल देने वाली है, वो अलग विषय है। लेकिन आपका मंगल, कोई पूछे कि गुरुजी मंगल दोष है या समाप्त हो गया, तो आप एकदम सीधे बोल सकते हैं कि मंगल के साथ राहु या शनि बैठे हैं, मंगल दोष भंग है, बात खत्म। इसके अलावा मैंने अपने व्यवहारिक जीवन में एक देखा है कि गुरुओं की ये परिभाषा बिल्कुल खरी उतरती है। मंगल कहीं भी बैठ करके मांगलिक दोष बना रहे हैं, तो थोड़ा आप गुरु महाराज की स्थिति को भी देखिए। यदि गुरु की पंचम या नवम, दोनों में से, ये दो विशेष दृष्टि है गुरु की, पंचम या नवम में से कोई एक दृष्टि अगर उस मंगल के ऊपर पड़ रही है, मंगल 100% मंगल दोष भंग है। इसको मैंने बहुत खरा पाया। गुरु की पंचम या नवम दृष्टि मंगल पर पड़ जाए तो मंगल दोष भंग होता है। और एक गहरी बात बता दूं, मैंने कहा ना, ये किताबों में आपको नहीं मिलेंगे, यहां वहां की ऐसी ऐसी किताबों में, गूगल महाराज पे बिल्कुल नहीं मिलेगा। सिर्फ मंगल दोष बनना एक दोष तो है, लेकिन हर चीज के कुछ सपोर्ट करने वाले भी होते हैं, कुछ उसको दबाने वाले भी होते हैं, कुछ उठाने वाले, कुछ उत्थान कराने वाले, कुछ पतन कराने वाले। एक विशेष बात का ध्यान रखें कि यदि किसी जातक जातिका की कुंडली में मंगल दोष बन रहा है, तो भाई हम किस लिए देख रहे हैं? विवाह के लिए। विवाह का घर कौन है? 7वां। तो 7वें घर और उसके स्वामी की स्थिति को भी देख लेना चाहिए। मंगल दोष भी है, सप्तम भाव भी पीड़ित है, सप्तमेश ग्रह भी पीड़ित है, तो मंगल दोष वास्तविक रूप से पूर्ण प्रभावी है और वैवाहिक जीवन में अशुभ फल देने में पूर्ण समर्थ है। इसको भी देख लेना चाहिए। अगर मंगल दोष है, सप्तम भाव बलवान है, सप्तमेश बलवान है, तो यह विवाह की रक्षा करने में काफी हद तक समर्थ है। फिर मंगल का बुरा प्रभाव, अशुभ प्रभाव स्वतः कमजोर पड़ जाता है। हमारे गुरु जी थे, अब तो गोलोक प्रस्थान कर गए, कर्नल अशोक गौड़ जी साहब। उनकी एक पुस्तक है ज्योतिष प्रवेशिका, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है और पढ़ाया था हम लोगों को। वो लिखते हैं कि जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज और श्री चंद्रशेखर जी ऐसे महापुरुषों के मतानुसार अगर वर की आयु 26 वर्ष पूर्ण हो जाए, और अन्य बहुत सारे मत हैं,
उनके अनुसार 28 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाए, मंगल दोष का विचार नहीं करना चाहिए। मंगल दोष का विचार नहीं करना चाहिए। अब शायद इसलिए रहा हो कि तब कम उम्र में ब्याह होता था, लोग चिंताग्रस्त हो जाते होंगे कि 27-28 का हो गया बच्चा, आप कब ब्याह करेंगे, तो इसलिए कुछ चीजें जो हैं वो छूट दे दी गई। तो आजकल तो हर विवाह ही 27 वर्ष के बाद ही हो रहा है, मैंने शुरू में ही बताया था। तो इस सिद्धांत को भी व्यवहार में रखा जाता है कि अगर उम्र 26-28 से ऊपर है तो फिर मंगल दोष पर बहुत ज्यादा हाय तौबा करने की जरूरत नहीं है। आप इसको देखेंगे तो स्वतः इसका परिहार भी आपको मिलेगा। निष्कर्ष यही है कि मंगल दोष बनता अधिकाधिक कुंडलियों में है तो स्वतः भंग भी अधिकाधिक कुंडलियों में हो जाता है। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, शुरू में मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा था कि विवाह के लिए इनिशिएटर कौन है? कन्या का पिता। एक कन्या का पिता ही अपनी कन्या के लिए वर ढूंढने के लिए प्रस्थान करता है। वही चर्चा चलाता है कि मेरी बेटी लायक वर कोई हो तो बताओ, इष्ट से, मित्रों से, दोस्तों से, समाज में। आजकल तो वेबसाइटें चल गई हैं। तो इनिशिएटर कौन है? शुभारंभ करने वाला कौन है? पहला कदम बढ़ाने वाला कौन है? कन्या का पिता। और अपना घर छोड़ करके पूरे जीवन के लिए दूसरे के घर को अपना बनाकर अपना जीवन समर्पित करके जीवन चलाने की जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है? कन्या के ऊपर। तो इसकी कुंडली विशेष ध्यान के साथ देखनी चाहिए। और इसमें मैंने एक सूत्र को बहुत सही पाया है। तो जब आप ग्रह गुण मिलाएं, इसकी चर्चा मैं एक बार ग्रह मिलान उसमें कुंडली मिलान में भी कर दूंगा। एक सूत्र है कि किसी कन्या की लग्न कुंडली में लग्न से सप्तम भाव में उस लग्न का अगर सप्तमेश ग्रह बैठ जाए, या लग्न में ऐसा ना हो तो उसकी चंद्र कुंडली देख लीजिए। चंद्र कुंडली में भी चंद्र कुंडली से सप्तम भाव में राशिस ग्रह बैठ जाए, जैसे कर्क लगन की कुंडली हो तो उससे सप्तम भाव में चंद्रमा बैठ जाए, अच्छी स्थिति है। अगर ये ना हो तो वहां कोई भी शुभ ग्रह बैठ जाए तो ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत कहता है कि यदि उस कन्या की कुंडली में मंगल दोष तो छोड़िए, अनपत्य, वैधव्य, विषकन्या ऐसे महादोष भी समाप्त हो जाते हैं। और एक अंतिम मैं आपको परिहार बता दूं, आजकल सबसे ज्यादा उपयोग हम इसी का करते हैं। आपने कभी विचार नहीं किया होगा, जिसकी कन्या या पुत्री या पुत्र के कुंडली में अगर मांगलिक दोष है तो लोग परेशान रहते हैं लेकर के। एक स्थिति ऐसी भी बन सकती है, बनती है कि मांगलिक वर कन्या का विवाह आप नान मांगलिक यानी मांगलिक दोष रहित कन्या या वर से कर सकते हैं। माना आपकी बेटी मांगलिक है, आपको एक ऐसा रिश्ता मिला जो हर तरह से अच्छा है, लेकिन वह वर मांगलिक नहीं है, तो आप सीधे छोड़ेंगे, भैया मंगल का दोष है बिटिया को, उसको मंगल नहीं है, कैसे आगे बढ़ें? मेरी बात को ध्यान से सुनिए। यहाँ भी एक उपाय है और इसको खूब उपयोग किया है मैंने, और भगवान ने अभी तक तो बहुत अच्छी इज्जत रखी है। इसको नोट कर लीजिए, बहुत काम की बात है। क्या? माना आपका पुत्र या पुत्री, मैं बिटिया का उदाहरण दे रहा था, आपकी बेटी है, उसकी कुंडली मांगलिक है, कन्फर्म मांगलिक है, कोई भंग नहीं है, क्लियर है कि मांगलिक है, कहीं मंगल कटा नहीं। आपको एक रिश्ता मिल रहा है जो व्यवहारिक रूप से हर जगह से उत्तम है, बस आप कुंडली दिखा बैठे और पंडित जी ने कह दिया कि ये मांगलिक है और ये मांगलिक नहीं। अब आपके इमोशन को ठेस लगना स्वाभाविक है, आप विवाह मना करेंगे? थोड़ा एक विचार कर लीजिए, ये विवाह हो सकता है, बस एक कंडीशन जो है ना वो फुलफिल होनी चाहिए। क्या? माना आपकी बेटी मांगलिक तो है ही, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, माना उसके चौथे घर में मंगल है, इस कारण वो मांगलिक है, तो जो वर आपको मिला है वो मांगलिक नहीं है। माना उसका मंगल जो है वो 11वें घर में, मांगलिक नहीं है। उस वर की कुंडली का चौथा घर देखिए,
अगर उस वर की कुंडली के चौथे घर में शनि बैठा मिल जाए अकेला, या राहु बैठा मिल जाए अकेला, ध्यान, बेटी के कुंडली में चौथे घर में मंगल, इसलिए वो मांगलिक, कोई परिहार नहीं, कंफर्म की बिटिया मांगलिक। लड़का उदाहरण में 11वें घर में मंगल है, मांगलिक नहीं है, विवाह हम कैसे करें? अगर वर के चौथे घर में शनि या राहु में से एक ग्रह बैठा हो और आपका अष्टकूट मिलान ठीक है, मंगल दोष का विचार मत करिए, विवाह कर दीजिए। जिस स्थान पर वर कन्या में से एक मंगल बैठ करके मांगलिक है, दूसरे के नान मांगलिक होते हुए भी अगर उसी भाव में शनि या राहु अकेले बैठ जाएं, तो यह दूसरे पक्ष के मांगलिक दोष को पूरी तरह से भंग कर देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मंगल दोष की काट हो जाने के कारण यह विवाह शुभ होता है। और राशि आपका कुंडली मिलान कर ही रहे हैं, 8 कूटों का मिलान करेंगे। यदि राशि मैत्री गण मैत्री ठीक मिल रही है और गुण भी 30 या इससे अधिक हैं, तो मंगल दोष का विचार करना ही छोड़ दीजिए। क्या राशि मैत्री ठीक है, गण मैत्री ठीक है, गुण 30 से ऊपर चल रहे हैं, मंगल दोष का विचार न करिए, विवाह कर दीजिए। आज का ये एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको मजा भी आया होगा, क्योंकि आज से पहले मंगल दोष के बारे में आपको इतना ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि आप सबने इतने विस्तृत तरीके से ना ही सुना होगा और ना ही कभी देखा होगा। हमें आशा है कि मंगल दोष के बारे में आपके मन में जितनी भी भ्रांतियां होंगी, उन सब का निवारण हो गया होगा। तो अब अगले एपिसोड में कुंडली से संबंधित सभी प्रकार के पहलुओं पर गहनता से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए एस्ट्रो सूत्रा।